स्वागत है आपकी एक नई कहानी में। वह हाँफते हुए जैसे ही खुले दरवाजे में घुसी कि तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। अपने ड्राइंग रूम में रमेश और उनका बेटा करण इस तरह एक अनजान लड़की को देखकर सन्न रह गए। रमेश गुस्से से बोला, ये लड़की कौन है तू? इस तरह हमारे घर में क्यों घुस आई है? बताती हूँ साहब, सब बताती हूँ। अभी मुझे यहाँ शरण दे दो। वह हाँफते हुए बोली। वह आदमी फिर मुझे मेरी सौतेली माँ के पास ले जाएगा। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ। आदमी? कौन आदमी? और तुम हो कौन? और मेरे घर में ऐसे कैसे घुस गई? और तुम सौतेली माँ के पास क्यों नहीं जाना चाहती हो? रमेश ने जब सख्ती से पूछा तब वह लड़की बोली, मेरी सौतेली माँ मुझसे देह व्यापार कराना चाहती है। चंदू नाम का आदमी मुझे कोठे पर बेचने जा रहा था, मगर मैं उससे बचकर भाग आई हूँ। तुम झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही। वह लड़की इतनी डरी हुई थी कि बार बार बंद दरवाजे की तरफ देख रही थी। रमेश ने पूछा, ठीक है, पर तेरा नाम क्या है? कोयल है साहब, वह लड़की बोली। रमेश ने कहा, घबराओ मत कोयल, मैं तुम्हें नहीं जानता फिर भी तुम्हें शरण दे रहा हूँ। शुक्रिया साहब, कोयल के मुंह से निकल गया। एक बात बताओ, रमेश कुछ सोचकर बोले, तुम्हारी माँ तुमसे धंधा क्यों कराना चाहती है? कोयल ने कहा, जन्म देते ही मेरी माँ गुजर गई थी। पिता दूसरी शादी नहीं कराना चाहते थे, मगर रिश्तेदारों ने ज़बरदस्ती उनकी शादी करवा दी। मगर शादी होते ही पिता एक हादसे में गुजर गए। मेरी सौतेली माँ विधवा हो गई। तब से ही रिश्तेदार मेरी सौतेली माँ पर आरोप लगाने की वह पिता को खा गई। तब से मेरी सौतेली माँ अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतारने लगी। इस तरह ताने उलाने सुनकर मैंने बचपन से कब जवानी में कदम रख दिए पता ही नहीं चला। मेरी सौतेली माँ को चाहने वाला चंदू कान भर दिए कि मेरी शादी करने के बजाय किसी कोठे पर बिठा दे, क्योंकि उसके लिए वह कमाऊ जो थी। माँ का चहेता चंदू मुझे कोठे पर बेचने जा रहा था, मगर मैं उसकी आंखों में धूल झोंक कर भाग गई और आपका मकान खुला मिला, इसी में घुस गई। रमेश ने पूछा, कहाँ रहती हो? शहर की झुग्गी बस्ती में। तुम अगर माँ के पास जाना चाहती हो तो मैं भिजवा सकता हूँ अभी। मतलब उसका नाम। कोयल जरा गुस्से से बोली। फिर कहाँ जाओगे? रमेश ने पूछा। साहब, दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं भी चली जाऊँगी। तुम इस भेड़िए समाज में जिंदा रह सकोगी? फिर क्या करूँ साहब? पल भर सोचकर कोयल बोली, साहब एक बात कहूँ? कहो। कुछ दिनों तक आप मुझे अपने यहाँ नहीं रख सकते? कोयल ने जब यह सवाल उठाया तब रमेश सोचता रहा। वह कोई जवाब नहीं दे पाया। कोयल ही बोली, क्या सोच रहे हैं आप? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी आप सोच रहे हैं। तुम्हारे कहने से मैं कैसे यकीन कर लूँ? रमेश बोला। और फिर तुम्हारी माँ का वह आदमी ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा, तब मैं क्या करूँगा? आप उसे भगा देना, इतनी ही आपसे विनती है। यह कहते समय कोयल की सांस फूल गई थी। कोयल आगे कुछ कहती तभी दरवाजे को जोर से खटखटाने की आवाज़ आई। कमरे में तीनों ही चुप हो गए। इस वक्त कौन हो सकता है? कोयल डरते हुए बोली, बाबूजी, वही आदमी होगा। मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ। मत जाना, मैं जाकर देखता हूँ कौन है। वही होगा बाबूजी, मेरी सौतेली माँ का चहेता। आप मत खोलो दरवाज़ा। डरते हुए कोयल बोली। एक बार फिर जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। रमेश बोला, मीना तुम भीतर जाओ, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। कोयल भीतर चली गई। रमेश ने दरवाज़ा खोला
एक गुंडे टाइप आदमी ने उसे देखकर कड़क आवाज़ में कहा, उस कोयल को बाहर भेजो। कौन कोयल? गुस्से से रमेश बोला, जो तुम्हारे घर में घुसी है, मैं उस कोयल की बात कर रहा हूँ। वह आदमी आंखें दिखाते हुए बोला, निकालते हो कि नहीं, वरना मैं अंदर जाकर उसे ले आऊँगा। बिना वजह गले क्यों पड़ रहे हो भाई? जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ कोई लड़की नहीं आई है। रमेश तहस में आकर बोला, झूठ मत बोलो साहब, मैंने अपनी आँखों से देखा है उसे आपके घर में घुसते हुए। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मेरे हवाले करो उसे। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। सीधे से उसे बाहर निकालो। अजीब आदमी हो। जब मैंने कह दिया कि कोई लड़की नहीं आई है, तब भी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। जाते हो कि पुलिस को बुलाओ? मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मैंने कोयल को इस घर में घुसते हुए देखा है। मैं उसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। अपनी बात पर कायम रहते हुए उस आदमी ने कहा। रमेश बोला, मेरे घर में आकर मुझ पर ही तुम आधी रात को दादागिरी दिखा रहे हो। साहब, मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ और आपसे सीधी तरह से कह रहा हूँ, फिर भी आप समझ नहीं रहे हैं। एक बार फिर वह आदमी बोला, कोई भी लड़की मेरे घर में नहीं घुसी है। एक बार फिर इनकार करते हुए रमेश उस आदमी से बोला, एक बार तुम्हें कितनी बार बोलनी पड़ती है? समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? लगता है अब तो मुझे ही भीतर घुसना पड़ेगा। उस आदमी ने खुली चुनौती देते हुए कहा। तब एक पल के लिए रमेश ने सोचा कि कोयल कौन है, वह नहीं जानता, मगर उसकी बात सुनकर उसे उस पर दया आ गई। फिर ऐसी खूबसूरत लड़की को वह कोठे पर भिजवाना भी नहीं चाहता था। वह आदमी गुस्से से बोला, आखिरी बार कह रहा हूँ कि कोयल को मेरे हवाले कर दो या मैं भीतर जाऊँ। भाई, तुम्हें यकीन ना हो तो भीतर जाकर देख लो। कहकर रमेश ने भीतर जाने की इजाज़त दे दी। वह आदमी तुरंत भीतर चला गया। करण पास आकर रमेश से बोला, यह क्या किया बाबूजी? एक अनजान आदमी को घर के भीतर क्यों घुसने दिया? ताकि वह कोयल को ले जाए। छोटा सा जवाब देकर रमेश बोला, और यह मुसीबत टल जाए तो फिर इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? उसे सीधे सीधे ही सौंप देते। करण ने कहा, आपने झूठ बोला। यह उसे पता चल जाएगा, मगर मुझे कोयल को बचाना था। मैं उसे कोठे पर नहीं भेजना चाहता था, इसलिए मैं इनकार करता रहा। अगर कोयल खुद जाना चाहेगी तब आप उसे कैसे रोकेंगे? अभी करण यह बात कह ही रहा था कि तभी वह आदमी आकर बोला, आप सही कहते हैं, कोयल मुझे अंदर नहीं मिली। अब तो हो गई तसल्ली तुम्हें? रमेश खुश होकर बोला। वह आदमी बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। रमेश ने दरवाज़ा बंद कर लिया और हैरान होकर करण से बोला, इस आदमी को कोयल क्यों नहीं मिली, जबकि वह अंदर ही छिपी थी? हाँ बाबूजी, मैं अगर अलमारी में नहीं छिपती तो यह गुंडा मुझे कोठे पर ले जाता। आपने मुझे बचा लिया। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। बाहर निकलते हुए कोयल बोली, हाँ बेटी, चाहता तो मैं भी उसको पुलिस के हवाले करा सकता था, मगर तुम्हारे लिए मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। समझते हुए रमेश बोला, अब तुम्हारा इरादा क्या है? किस बारे में बाबूजी? अब इतनी रात को तुम कहाँ जाओगे? आप मुझे कुछ दिनों तक अपने यहाँ शरणार्थी बनकर रहने दो। मैं तुमको नहीं रख सकता। कोयल, क्यों बाबूजी? अभी तो आपने कहा। वह मेरी भूल थी, तो मुझे आप एक रात के लिए अपने यहाँ रख लीजिए। सुबह मैं खुद चली जाऊँगी। कोयल बोली, मगर कहाँ जाओगी?
पता नहीं बाबूजी। इसे अभी निकाल दो, करण विरोध जताते हुए बोला। करण, मजबूर लड़की की मदद करना हमारा फ़र्ज है। और तो ठीक है, पर कहीं इसी इंसानियत में हैवानियत ना छिपी हो बाबूजी। आप आपस में मत लड़ो। मैं तो एक रात के लिए शरणार्थी बनकर रहना चाहती थी, मगर आप लोगों की इच्छा नहीं है तो कहकर चलने लगी। रुको कोयल, रमेश ने उसे रोकते हुए कहा। कोयल वहीं रुक गई। रमेश बोला, तुम कौन हो मैं नहीं जानता, मगर एक अनजान लड़की को घर में रखना खतरे से खाली नहीं है, और यह खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। तुम जो कह रही हो उस पर मैं कैसे यकीन कर लूँ, आपको कैसे यकीन दिलाऊं? निराश होकर कोयल बोली, मैं उस सौतेली माँ के पास भी नहीं जाना चाहती। जब तुम सौतेली माँ के पास नहीं जाना चाहती हो तो फिर कहाँ जाओगी? नहीं जानती। मैं रहने के लिए एक रात मांग रही थी, मगर आपको एतराज़ है। आपका एतराज़ भी जायज़ है। आप मुझे जानते नहीं ठीक से। मैं चलती हूँ। रमेश उसे रोकते हुए बोला, रुको, तुम कोई भी हो मगर एक पीड़ित लड़की हो। मैं तुम्हारे लिए जुआ खेल रहा हूँ। तुम यहाँ रह सकती हो, मगर कल सुबह चली जाना। ठीक है बाबूजी। कहते हुए कोयल के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। आपने डूबते को तिनके का सहारा दिया है, मगर सुबह तुम कहाँ जाओगे? रमेश ने फिर पूछा। सुबह मामा के यहाँ रामपुर चली जाऊँगी। रमेश ने यकीन कर लिया और बोला, तुम मेरे कमरे में सो जाना। आप कहाँ सोएंगे बाबूजी? कोयल ने पूछा। मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊँगा। रमेश ने अपना फैसला सुना दिया और आगे बोला, जाओ करण, इसे मेरे कमरे में छोड़ आओ। काफ़ी रात हो गई थी। रमेश और करण को जल्दी नींद आ गई। सुबह जब देर से नींद खुली, कोयल नहीं थी। सारा सामान बिखरा हुआ था। अलमारियाँ खुली हुई थी। उनमें रखे गहने नकदी सब साफ हो चुके थे। रमेश और करण यह देखकर हैरान रह गए। उम्र भर की कमाई कोयल ले गई। उनका अनजान लड़की पर किया गया भरोसा उन्हें बर्बाद कर गया। जो आदमी रात को आया था वह उसी गैंग का एक सदस्य था। तभी तो वह कोयल को नहीं ले गया। चोरी करने का जो तरीका उन्होंने अपनाया, उस तरीके पर कोई यकीन नहीं करेगा। कोयल ने जो कुछ कहा था वह झूठ था। वह चोर गैंग की सदस्य थी। शरणार्थी बनकर अच्छा चूना लगा गई।